एक ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसी देश में दुनिया के सबसे ज्यादा भेड़ पाए जाते हैं। एक ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल का उत्पादन किया जाता है। इसी देश में दुनिया का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड। पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साथ में ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज में बैठे तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। माओरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड्स, जिन्हें पॉलिनेशियन आइलैंड्स भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक माओरी 13वीं सदी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये लगभग वही जमाना बनता है जब मंगोल और चंगेज खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? दरअसल माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं शताब्दी में नहीं, उससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 एडी में कूपे नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते और इन लोगों के हाथ कुछ भी न लगता, क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली। तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और उसका हल ये निकाला गया कि कूपे और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कूपे अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया। ये न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से मालामाल आइलैंड, जिस पर और कोई इंसान नहीं था। ये कूपे और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूपे ने अपने चंद साथियों को वापस पॉलिनेशियन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दे और इस तरह न्यूजीलैंड पर माओरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक माओरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट डिस्कवर करे जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टास्क मेन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला, क्योंकि उस वक्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। साल 1642 में टैस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी माओरी लोगों के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर साल 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। एक दफा फिर जेम्स के फौजियों और माओरी लोगों में जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई माओरी चीफ भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इस सारे सफर का डिटेल्ड मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने माओरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने उधर अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू की और फिर 100 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के दरमियान
साल 1840 में एक डील हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वैतांग कहा जाता है, और इस डील के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में यह पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई। और उसके 2 मेन रीजन थे। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आई जो उस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम यह थी कि माओरी लोगों में इन डिजीज की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल माओरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ वैतांग के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल माओरी के दरमियान ऑनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वॉर्स में बहुत ज्यादा लोकल माओरीज मारे गए, और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब माओरी के सारे बड़े लोग मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट बुरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और इसीलिए इन वॉर्स के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर बना दिया, और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज, जैसे हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, न्यूजीलैंड का इतना ज्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? असल में न्यूजीलैंड का ये साउदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के साउदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंज है। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और जमीन इतनी अनइवन है कि इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरह ये ईस्टर्न साइड की जमीन बहुत ही सूखी और इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजोरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन व्हाइट लोगों की एंट्री मना थी, और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक स्टैग्नेंट रही। और उसके बाद जब यह रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया, स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए, एंड न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली मच नीडेड बूम आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेंट्स या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजोरिटी इधर ऑकलैंड और उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं, और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के लिस्ट अफोर्डेबल सिटीज में से एक है, क्योंकि लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट दे रही है, ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वेइकाटो में शिफ्ट हो गए, ताकि ऑकलैंड के हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मलाइज हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन जमीन है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़ बकरियां और गाय पाई जाती है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है, और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है, और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ घोस्ट की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज है, और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्राइमरीली एग्रीकल्चर कंट्रीज है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।